आज हम पढ़ेंगे आचार्य शुक्ल का इतिहास, जिसकी भूमिका रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि 1930 का दशक आधुनिक हिंदी साहित्य के रचनात्मक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ओर कथानक की परंपरागत स्थूल वृत्त प्रेमचंद के हाथों में दृष्टि संपन्न कथाकृतियां बनते हैं, तो दूसरी ओर प्रसाद निराला पंत महादेवी के यहाँ पिछले इतिवृत्तात्मक काव्य वर्णन सूक्ष्म अनुभूति विधान का रूप लेते हैं। जैसे इसी के समानांतर रामचंद्र शुक्ल कवि वृत्त संग्रह को इतिहास बनाते हैं। अपने हिंदी साहित्य का इतिहास के वक्तव्य का आरंभ वे यूं करते हैं। हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 ईस्वी में डॉक्टर अब सर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। सन 1913 ईस्वी में इस सभी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, 3 भागों में प्रकाशित किया। शिव सिंह सेंगर का वृत्त संग्रह है, ग्रियर्सन का बड़ा कवि वृत्त संग्रह है और मिश्र बंधुओं का बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह है। यानी वृत्त क्रमशः बढ़ता जाता है, जो एक तरह से वृत्त की प्रकृति ही है। यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर की जो पुस्तक है शिव सिंह सरोज, उसको वृत्त संग्रह कहा, और ग्रियर्सन की जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, उसको बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा, और मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अवहित किया। यानी वृत्त क्रमशः बढ़ता जाता है, जो एक तरह से वृत्त की प्रकृति ही है। इस वृत्त को इतिहास बनाना यह रामचंद्र शुक्ल का काम है। दर्शक से दृष्टा बनना यही इतिहास लेखन की प्रक्रिया है। दर्शक दृश्यों और घटना क्रमों को देखता है बाहर से, दृष्टा इसके साथ साथ उनकी आंतरिक संगति को भी देखता और पहचानता है। यूं रामचंद्र शुक्ल के साथ रचना, आलोचना और इतिहास का विलक्षण तालमेल बनता है पहली बार। ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। आगे भी कहते हैं कि तब वृत्त संग्रह घटनाक्रम है, इतिहास है दृष्टि। इस प्रसंग में आचार्य शुक्ल ने अपनी दृष्टि का आख्यान इतिहास के आरंभ में ही कर दिया है। वक्तव्य में वे कहते हैं, मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि इसकी तुलना में कुछ ही आगे मूल इतिहास के काल विभाग का प्रवर्तन जिस वाक्य से होता है, वह जैसे इतिहासकार के समस्त दर्शन का सार और सूत्र हो। गोदान कामायनी, गोदान प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ, और राम की शक्ति पूजा जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इन तीनों की ही तरह जिसका आरंभिक अंश हिंदी पाठक की जातीय स्मृति का अंग बन गया है। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने काल विभाग में जो लाइन या पंक्तियों से शुरू की है, वो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्र वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही
साहित्य का इतिहास कहलाता है। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा साहित्य को परिभाषित किया गया कि साहित्य का इतिहास क्या है। तो ये पंक्तियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, अक्सर परीक्षाओं में कथन के रूप में पूछी जाती हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य के परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। परवर्ती बहुत से इतिहासकारों और इतिहासविदों ने अपना अपना इतिहास दर्शन बड़े विस्तार में बखाना है। तब उनके यहाँ दर्शन ही दर्शन है, दृष्टि नहीं और इतिहास नहीं। यह बखान एक तरह का स्वशब्द वाच्यत्व दोष है। इतिहास दर्शन तो वह है जो इतिहास में से निश्रित हो। रामचंद्र शुक्ल के यहाँ इतिहास दर्शन और इतिहास के बीच ऐसा ही रिश्ता है। यहाँ जो लक्ष्य करने की बात है वह वक्तव्य में आए शिक्षित जन समूह और काल विभाग के उक्त मंतव्य में है। जनता शब्द की प्रयोग छायाएं। यह भी स्मरणीय है कि आधुनिक काल में पहुंचकर यह प्रयोग एक बार फिर शिक्षित जनता हो जाता है। तब समझना होगा कि इतिहासकार के अनुसार जनता के साथ क्रिया प्रतिक्रिया में सृजनात्मक लेखन होता है। इतिहास की रचना शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्ति के अनुकूल होती है। रामचंद्र शुक्ल के सतत सावधान गद्य प्रयोग का उदाहरण यहाँ आरंभ में ही मिल जाता है। इसके साथ ही साथ आधुनिक काल के ठीक पहले रीतिकाल के समापन अंश में इतिहासकार ने इन दोनों के बीच एक तीसरी स्थिति की ओर भी संकेत किया है। साधारण श्रेणी के पाठक। ब्रजवासी दास के प्रसंग में यहाँ लिखा गया है, पर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रज विलास ही है जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इससे कुछ और निचले दर्जे का संकेत बाजारी प्रयोग से मिलता है जो रीतिकाल के उपसंहार में ग्वाल और बोधा जैसे श्रृंगारिक कवियों के प्रसंग में आता है। यूं रचना के साथ भावक वर्ग की प्रकृति की परख इतिहासकार बराबर करते चलता है। एक और रोचक प्रसंग यहाँ सामने आता है। लेखक ने अपने वक्तव्य में स्वयं स्पष्ट किया है कि इस इतिहास का बीज रूप उसके द्वारा प्रस्तुत छात्रों के उपयोग के लिए कुछ संक्षिप्त नोट में दबा है। यह संयोग से कुछ अधिक है कि अपने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940-30 के दशक की एक और विशिष्ट कृति जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी उसका आरंभ अपने विश्वविद्यालय परिषद विश्व भारती शांति निकेतन पर छात्रों के लिए तैयार नोट्स से बताया था। यो हिंदी के दो प्रसिद्ध इतिहास दो अध्यापकों के नोट्स में से प्रस्फुटित हुए हैं, हिंदी के साहित्यिक परिदृश्य पर और अन्यत्र भी। विश्वविद्यालयी आलोचना पद का प्रयोग कुछ अवमानना के अर्थ में होता है, जबकि इन महिमाशाली इतिहासों का स्रोत एकदम उल्टा संकेत देता है। इसका कारण शायद यह हो कि अच्छा अध्यापक स्वयं अपने व्याख्यान में सीखता, खोजता और रचता है, और आलोचना की भी एक तरह से यही प्रक्रिया कही जा सकती है। अच्छा आलोचक होने के लिए जरूरी नहीं कि वह अध्यापक हो, पर अधिसंख्य अच्छे आलोचक अच्छे अध्यापक भी रहे हैं, यह देखा जा सकता है। अच्छे पद यहाँ दोनों स्थितियों में बराबर से अभिप्राय होगा। इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल एक ऐसी क्रमिक पद्धति का अनुसरण करते हैं जो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करती चलती है। विशेषतः जबकि साहित्य का इतिहास यहाँ पहली बार व्यवस्थित रूप में कहा जा रहा है। विवेचन में तर्क का क्रमबद्ध विकास ऐसे है जैसे बड़ा कलावंत अपने गायन में राग को विकसित और अनाविल करने के लिए धीरे धीरे बढ़त करता है। इतिहास के उन्मीलन में आलोचना की यह शैली कितनी उपकारक होती है, यह दिखाने के लिए केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा। प्रसंग एकदम आरंभ का है, आदिकाल में वीर गाथा काव्य का। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। ये जो पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं वो आचार्य शुक्ल की पंक्तियां हैं, उनकी किताब से ली गई हैं। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राज्य सभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी।
राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थीं और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा गया। भारत के इतिहास में यह वह समय था जबकि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, अन्नलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर की भाषा ही श्रेष्ठ भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ था। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्रवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए ही यूं ही मोल ले ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थीं। देश भाषा काव्य का राजसभा से संबंध, चारणों की मौखिक परंपरा में उन वीर काव्यों का समावेश, मौखिक परंपरा में फेर फार की संभावना से संदिग्ध पाठ, पश्चिम की हिंदू राजधानियां, मुसलमानों के हमले, वहीं की भाषा में वहां के जीवन का चित्रण। यह है इतिहासकार शुक्ल के अनुसार वीरगाथा या कि चारण काव्य के विकास की कथा। उपर्युक्त अपेक्षाकृत लंबे उद्धरण को प्रस्तुत करने से यह संभव होता है कि तर्क का एक एक चरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे में निकलता दिखेगा, इसलिए पाठक को उस पर चलने में सुगमता होती है। जटिल से जटिल प्रसंग आसानी से हृदयंगम हो जाता है। लेखक को अपने तर्क पर विश्वास इतना गहरा है कि आवेश की उसे अपेक्षा नहीं रह जाती। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक आचार्य शुक्ल का इतिहास इसी प्रकार तथ्याश्रित और तर्क सम्मत रूप में चलता है। इतिहास लेखन में व्यावहारिक आलोचना की एक और तरह की परीक्षा होती है। प्रवृत्तियों, कालों या कि रचनाकारों पर स्वतंत्र अध्ययन में आलोचक को बहुत कुछ छूट यह मिली रहती है कि वह आलोच्य विषय या लेखक पर बहुत कुछ स्वतंत्र और निरपेक्ष ढंग से विचार करते हुए उनका मूल्यांकन करता है। पर इतिहास में सापेक्ष मूल्यांकन एक तरह से अनिवार्य पद्धति आवश्यकता हो जाती है। यहाँ हर लेखक और प्रवृत्ति का विवेचन अन्यों के संदर्भ में चलेगा। इस सापेक्ष, क्रमिक और किसी कदर तुलनात्मक विवेचन में आलोचना विवेक का बड़ा सधा रूप अपेक्षित होता है। रामचंद्र शुक्ल